10 महीने से एक पैसा नहीं मिला। कूड़े से खाना ढूंढ कर खाता हूं। सऊदी अरब में 18 साल देकर मैं भिखारी बन गया। मेरी उम्र 58 साल है। लेकिन अगर आप मेरे चेहरे को देखेंगे, मेरी आंखों के नीचे पड़े काले गड्ढों को देखेंगे, मेरे हाथों की गहरी और खुरदरी लकीरों को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि मैं 80 साल का कोई बीमार और बूढ़ा इंसान हूं। मैंने अपनी जवानी, अपनी सारी ताकत, अपना खून और अपना पसीना जेद्दा की इन ऊंची और चमकदार इमारतों की नींव में डाल दिया है। मेरे हाथ इतने खुरदरे हो चुके हैं कि जब मैं अपनी ही आंखों से आंसू पोंछने के लिए अपने चेहरे को छूता हूं तो मेरी अपनी त्वचा छिल जाती है। मेरी आंखें अंदर धंस गई हैं। मेरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं और आधे से ज़्यादा झड़ चुके हैं। मेरी कमर भारी सरिये उठा उठाकर हमेशा के लिए झुक गई है। मैं राजस्थान के एक बहुत ही छोटे से गांव से आया था, साल 2006 में। 18 साल हो गए मुझे इस रेगिस्तान में जलते हुए। 18 लंबे, दर्दनाक और अंतहीन साल। मैं यहां आया था ताकि अपने 3 बच्चों को अच्छी तरह पढ़ा सकूं, उन्हें एक बेहतरीन जिंदगी दे सकूं। मुझे लगा था कि मैं यहां आऊंगा, दिन रात मेहनत करूंगा, पैसे कमाऊंगा और अपने परिवार की गरीबी की किस्मत बदल दूंगा। मुझे लगा था कि मैं अपने गांव में एक पक्का घर बनाऊंगा जिसमें बरसात के मौसम में छत से पानी नहीं टपकेगा। मुझे लगा था कि मैं अपनी पत्नी के लिए नए और सुंदर कपड़े लाऊंगा, क्योंकि उसने शादी के बाद से सालों तक कोई नया कपड़ा नहीं पहना था। लेकिन आज मेरी खुद की किस्मत एक बहुत भद्दा मजाक बन गई है। एक ऐसा मजाक जिस पर मुझे खुद अपने ऊपर रोना आता है। आज मैं सच बताऊंगा, हर वह कड़वा सच जो हमारे लोग भारत में अपने घरों में बैठकर नहीं जानते। वे सोचते हैं कि गल्फ जाने वाला हर आदमी रातों रात अमीर हो जाता है। वे सोचते हैं कि यहां पेड़ों पर पैसे लगते हैं और हमें बस उन्हें तोड़कर अपनी जेबों में भरना होता है। वे सोचते हैं कि हम बड़े बड़े वातानुकूलित कमरों में रहते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। आज मैं उस पेड़ की हकीकत बताऊंगा जिसके नीचे मैं 18 साल से खड़ा हूं और जहां से सिर्फ दर्द, भूख, पसीना और मौत टपकती है। यह मेरी कहानी है, एक ऐसे पिता की कहानी जो कभी अपने बच्चों की नज़र में शायद एक बहुत बड़ा हीरो था, लेकिन आज जेद्दा की अनजान सड़कों पर एक लावारिस और भूखे कुत्ते की तरह अपनी जिंदगी जी रहा है। मेरी इस बात को, मेरे इस दर्द को अंत तक सुने, मेरे एक एक शब्द को महसूस करें। शायद मेरी यह कमजोर आवाज किसी और को इस नर्क में आने से रोक ले। शायद मेरी यह चीख किसी और के कानों तक पहुंचे और उसे बचा ले। शायद कोई मेरी इस कहानी को सुनकर अपना फैसला बदल दे। लेकिन शुरुआत से बताता हूं कैसे मैं इस भयानक जाल में फंसा, कैसे मेरी जिंदगी एक ऐसा पन्ना बन गई जिसे कोई पढ़ना नहीं चाहता, जिसे सिर्फ फाड़ कर कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। मैं राजस्थान के उस इलाके का रहने वाला हूं जहां पानी की हमेशा बहुत कमी रहती है। आप जानते हैं वहां कितनी भयानक गर्मी होती है, कितनी धूल उड़ती है। हमारे पास थोड़ी सी जमीन थी। मैं उस सूखी जमीन पर खेती करने की कोशिश करता था, लेकिन आसमान से सूरज आग बरसाता था और जमीन हमेशा सूखी रहती थी। बारिश कभी होती थी, कभी बिल्कुल नहीं होती थी। गरीबी ऐसी थी कि कई बार रात को हम सिर्फ पानी पीकर और पेट पर कपड़ा बांधकर सो जाते थे। मेरे 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा। मैं रात को जागकर उनके मासूम और भूखे चेहरों को देखता था और मुझे बहुत डर लगता था। मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट होती थी कि मैं कैसा पिता हूं। मुझे डर लगता था कि क्या वे भी मेरी तरह इसी धूल और मिट्टी में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देंगे। क्या उनके नसीब में भी सिर्फ गरीबी, भूखमरी और लाचारी ही लिखी है? क्या वे कभी एक अच्छे स्कूल नहीं जा पाएंगे? फिर एक दिन हमारे गांव में एक एजेंट आया। वह हमारे लिए किसी भगवान या फरिश्ते की तरह लग रहा था। उसने बहुत अच्छे और महंगे कपड़े पहने थे। उसके पास एक नई और चमकदार गाड़ी थी। उसने गांव के सभी आदमियों को चौपाल पर इकट्ठा किया और कहा कि जेद्दा में बहुत काम है। उसने कहा कि वहां बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं, नई सड़कें बन रही हैं और उन्हें कंस्ट्रक्शन के काम के लिए भारत से मजदूरों की बहुत सख्त जरूरत है। उसने मुझे देखा और कहा कि तुम हट्टे कट्टे हो, तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। उसने कहा कि मुझे $300 महीने की तनख्वाह मिलेगी।
$300। उस वक्त मेरे लिए यह रकम एक बहुत बड़े और सुनहरे सपने जैसी थी। मैंने तुरंत अपने दिमाग में हिसाब लगाना शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि अगर मैं इतना कमाऊंगा तो मैं हर महीने पैसे घर भेजूंगा। कुछ ही सालों में मेरे बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाएगी। हम एक नया और पक्का घर बना लेंगे। हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। लेकिन उस एजेंट ने मुझसे कहा कि मुझे वीजा और हवाई जहाज के टिकट के लिए 1 लाख रुपए देने होंगे। 1 लाख रुपए! मेरे पास तो उस वक्त 1,000 रुपये भी नहीं थे। मैं अंदर से टूट गया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपनी पत्नी के कुछ बचे हुए गहने बेच दिए जो उसकी मां ने उसे उसकी शादी में दिए थे। वह बिल्कुल नहीं रोई। उसने खुद अपने हाथों से वे गहने मुझे दे दिए ताकि हमारे बच्चों का भविष्य बन सके। फिर मैंने गांव के साहूकार से बहुत भारी ब्याज पर कर्जा लिया। रात रात भर मुझे नींद नहीं आती थी, यह सोचकर कि इतना बड़ा कर्जा कैसे चुकाऊंगा। लेकिन एजेंट ने बार बार कहा था कि जेद्दा पहुंचकर सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं कुछ ही महीनों में सारा कर्जा उतार दूंगा। मुझे वो मनहूस दिन आज भी अच्छी तरह याद है जब मैं अपने घर से निकला था। मेरी पत्नी बहुत रो रही थी। वह मुझे जाने नहीं देना चाहती थी। मेरे बच्चे मेरे पैरों से लिपटे हुए थे। वे रोते हुए पूछ रहे थे कि पिताजी, आप हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? मैंने उनसे झूठ कहा था। मैंने कहा था कि रो मत, मैं जा रहा हूं ताकि तुम लोग अच्छे स्कूल में पढ़ सको। मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा। तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने लाऊंगा, अच्छे कपड़े लाऊंगा। मैं रेलवे स्टेशन पर खड़ा था और जब ट्रेन चल पड़ी तो मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था और मेरा पूरा गांव, मेरी पूरी दुनिया पीछे छूट रही थी। जब मैं मुंबई पहुंचा और अपनी जिंदगी में पहली बार हवाई जहाज में बैठा तो मुझे लग रहा था कि मैं आसमान में उड़ रहा हूं। अपनी सारी गरीबी और लाचारी को जमीन पर ही पीछे छोड़ रहा हूं। मुझे लगा था कि मैं बादलों के पार एक नई और खूबसूरत दुनिया में जा रहा हूं। लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं गरीबी से निकलकर सीधे एक ऐसे जाल में जा रहा हूं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। जब मेरा हवाई जहाज जेद्दा के हवाई अड्डे पर उतरा और मैं बाहर निकला तो बाहर आते ही मुझे इतनी भयानक गर्मी लगी जैसे किसी ने मुझे धधकती हुई भट्टी में धकेल दिया हो। हवा में एक अजीब सी घुटन थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वह मेरी नई जिंदगी का पहला दिन था और सच कहूं तो उसी दिन मुझे अंदर से महसूस हो गया था कि यहां कोई सपना नहीं है, यहां कोई सुनहरी दुनिया नहीं है, बल्कि यह सिर्फ एक बहुत लंबा और कभी न खत्म होने वाला दुस्वप्न है। और फिर सब बदल गया। मेरे सारे सपने उसी गर्म रेत में दफन हो गए। सबसे मुश्किल क्या था इस 18 साल के सफर में? क्या वह भयंकर गर्मी सबसे मुश्किल थी? क्या वह कमर तोड़ देने वाली मेहनत सबसे मुश्किल थी? नहीं, सबसे मुश्किल था अपना सम्मान खोना, एक इंसान के रूप में अपना वजूद खोना, एक गुलाम बन जाना। पहले ही दिन जब मैं अपनी कंपनी के दफ्तर पहुंचा तो वहां एक अरबी आदमी बैठा था। वह मेरा कफील था, मेरा स्पॉन्सर, जिसने मुझे काम देने के नाम पर इस देश में बुलाया था। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। उसकी नजरों में मेरे लिए कोई इंसानियत नहीं थी। उसने सिर्फ अपना हाथ आगे किया और एक बहुत कठोर आवाज में कहा कि अपना पासपोर्ट दो। मैंने कांपते हुए हाथों से अपनी जेब से अपना हरा पासपोर्ट निकाला। वह पासपोर्ट जो मेरी इकलौती पहचान थी, वह पासपोर्ट जो मेरे देश ने मुझे दिया था, जिस पर मेरे देश की मुहर थी। मैंने उसे वह पासपोर्ट दे दिया। उसने उसे अपनी मेज की एक दराज में रखा और कहा कि 3 महीने बाद तुम्हारा इकामा बनेगा, तब तुम्हें यह वापस मिलेगा। 18 साल हो गए उस बात को। साल 2006 से लेकर आज तक मैंने अपना वह पासपोर्ट दोबारा नहीं देखा। मैंने उसे कभी अपने हाथों में नहीं पकड़ा। जब मैंने एक बार कई सालों बाद हिम्मत करके उससे पूछा था कि मेरा पासपोर्ट कहाँ है, तो उसने मुझ पर बुरी तरह चिल्लाकर कहा था कि तुम मेरे गुलाम हो, तुम यहां मेरी मर्जी से हो, चुपचाप अपना काम करो, वरना तुम्हें ऐसी जगह फेंक दूंगा जहां से तुम्हारी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। वह कफाला सिस्टम था, एक ऐसा भयानक सिस्टम जहां इंसान चंद पैसों के लिए बिक जाता है, जहां आप एक मजदूर या एक इंसान नहीं बल्कि एक निर्जीव संपत्ति बन जाते हैं,
जिसके कोई अधिकार नहीं होते, जिसकी कोई आवाज नहीं होती। मैंने काम करना शुरू किया कंस्ट्रक्शन की बड़ी बड़ी साइटों पर। 50 डिग्री की भीषण गर्मी, ऊपर से सूरज सचमुच आग बरसाता था और नीचे से रेगिस्तान की रेत मेरे पैरों को जलाती थी। हर दिन 14 घंटे का लगातार काम, भारी भारी लोहे के सरिये उठाना, सीमेंट की 50-50 किलो की बोरियां अपनी पीठ पर ढोना। पसीने से मेरे कपड़े ऐसे भीग जाते थे जैसे मैं अभी अभी किसी तालाब में नहाकर बाहर आया हूं। मेरे पसीने की बूंदें उस कंक्रीट में मिल जाती थीं जिससे वे इमारतें बन रही थीं। कोई रविवार नहीं होता था हमारे लिए, कोई छुट्टी नहीं होती थी, कोई त्योहार नहीं होता था। अगर कोई मजदूर काम करते हुए बीमार पड़ जाता तो उसे कोई दवा नहीं मिलती थी, कोई डॉक्टर नहीं होता था। एक बार मुझे बहुत तेज बुखार था, मेरा पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था, मेरी आंखों के सामने बार बार अंधेरा छा रहा था। मैंने अपने सुपरवाइजर के पास जाकर कहा कि मैं बहुत बीमार हूं, मुझे अस्पताल जाना है, मैं आज काम नहीं कर पाऊंगा। उसने मुझे जोर से धक्का दिया, मैं कंक्रीट के फर्श पर जमीन पर गिर गया। उसने मुझसे कहा कि काम करो या फिर मैं अभी पुलिस को बुलाकर तुम्हें जेल भेज दूंगा और कहूंगा कि तुम काम से भाग रहे हो। मुझे उस वक्त बहुत जोर से रोना आ रहा था, लेकिन मेरे आंसू मेरे माथे से बहते हुए पसीने में मिल जाते थे और किसी को दिखाई नहीं देते थे। मैं चुपचाप उठा और फिर से वह भारी सरियां उठाने चला गया। हमारी जिंदगी उस लोहे से भी ज्यादा कठोर और ठंडी हो गई थी। हम 15 आदमी एक छोटे से लोहे के कंटेनर में रहते थे, एक बहुत ही गंदा सा पोर्टा केबिन। उसमें कोई एयर कंडीशनर नहीं था और जेद्दा की गर्मी में बिना एयर कंडीशनर के किसी लोहे के डिब्बे में रहना मौत के समान है। वहां सिर्फ एक छोटा सा पुराना पंखा था जो सिर्फ गर्म हवा फेंकता था। एक छोटे से कमरे में 15 आदमी। सोचिए कैसी हालत होती होगी। हर तरफ पसीने की तेज बदबू, गंदे और फटे हुए जूतों की बदबू, बिना नहाए हुए शरीरों की बदबू। रात को जब हम फर्श पर सोते थे तो करवट बदलने की भी जगह नहीं होती थी। अगर एक आदमी करवट लेता तो दूसरे को जागना पड़ता था। हमारे पीने का पानी इतना गंदा और बदबूदार होता था कि उसका रंग हल्का पीला होता था, लेकिन हम वही पानी पीते थे क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं था। प्यास हमें वह गंदा पानी पीने पर मजबूर कर देती थी। यही हमारी रोज की जिंदगी थी, यही हमारी सच्चाई थी। लेकिन फिर भी इन सब तकलीफों के बावजूद मैं सब कुछ चुपचाप सह रहा था। क्यों? क्या मैं पागल था? नहीं, मैं इसलिए सह रहा था क्योंकि मुझे हर महीने के अंत में मेरे $300 मिल जाते थे। मैं वो पैसे बचाकर अपने घर भेजता था। मेरी पत्नी खुश थी कि घर में पैसा आ रहा है, हम भूखे नहीं मर रहे हैं। मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे थे। जब वे मुझे फोन पर कहते थे कि पिताजी आज मैंने नई किताब खरीदी है, या जब मेरी बेटी कहती थी कि पिताजी आज मैंने स्कूल में पहला इनाम जीता है, तो मेरे सारे दिन की थकान, मेरी सारी तकलीफ, मेरे सारे आंसू एक पल में मिट जाते थे। मुझे लगता था कि मेरी यह तकलीफ किसी काम आ रही है, मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जा रही है। लेकिन मेरी किस्मत को मेरा यह थोड़ा सा झूठा सुकून भी बर्दाश्त नहीं हुआ। पिछले 10 महीने से, ध्यान से सुनिए, पिछले 10 महीने से इस कंपनी ने हमें एक भी पैसा नहीं दिया है। 10 महीने, 300 दिन। जब भी हम अपने सुपरवाइजर या कंपनी के दफ्तर में जाकर पैसे मांगते हैं तो वे सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि कल मिलेगा, अगले हफ्ते मिलेगा, अगले महीने मिलेगा। कंपनी अभी घाटे में है, लेकिन वह कल कभी नहीं आता। शुरू के 1 या 2 महीने हमने इंतजार किया। हमने सोचा कि इतनी बड़ी कंपनी है, शायद कोई बैंक की दिक्कत होगी, शायद कोई ठेका रुक गया होगा, पैसे मिल जाएंगे। हमने अपनी बची हुई थोड़ी बहुत रकम से, जो हमने बचाकर रखी थी, सबसे सस्ता खाना खाया। लेकिन धीरे धीरे वह पैसा भी खत्म हो गया, पूरी तरह खत्म हो गया। और फिर शुरू हुआ हमारी जिंदगी का असली नर्क। जब आपकी जेब में एक भी पैसा नहीं होता और आपके पेट में भूख की आग लगी होती है, तो इंसान का दिमाग काम करना पूरी तरह बंद कर देता है। क्या आपको पता है कि असली भूख क्या होती है? क्या आपने कभी इसे महसूस किया है? जब पेट की आंतें एक दूसरे को काटने लगती हैं, जब ऐसा लगता है कि आपके पेट के अंदर कोई जानवर बैठा है जो आपको ही अंदर से खा रहा है।
जब सिर में हर वक्त एक भयानक दर्द रहता है, जब आंखों के सामने अचानक से अंधेरा छाने लगता है और आप चलते चलते गिर पड़ते हैं। हम 15 लोग उस छोटे से गर्म कमरे में भूखे और प्यासे पड़े रहते थे। कोई काम नहीं था क्योंकि साइट बंद हो गई थी। कोई पैसा नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी। एक दिन मैं जेद्दा की एक सड़क पर बेतहाशा चल रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कहां जा रहा हूं। एक बड़े से रेस्टोरेंट के बाहर मैं रुक गया। मुझे अंदर से भुने हुए मांस और ताजी रोटियों की खुशबू आ रही थी। मेरी आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। मेरे पेट में ऐसा दर्द था कि मैं सीधा खद्दा नहीं हो पा रहा था। मैं वहां बाहर काफी देर तक खड़ा रहा, इसी उम्मीद में कि शायद कोई मेहरबान इंसान बाहर निकले और मुझे थोड़ा सा बचा हुआ खाना दे दे। तभी मैंने देखा कि रेस्टोरेंट के एक कर्मचारी ने कुछ बचा हुआ चावल, आधा खाया हुआ मांस और कुछ रोटियां एक काली प्लास्टिक की थैली में डालकर बाहर बड़े से कूड़ेदान में फेंक दिया। मेरी नजर उसी थैली पर टिक गई। मैं धीरे धीरे उस कूड़ेदान के पास गया। मैंने वह काली थैली उठाई। उसमें से अजीब सी बदबू आ रही थी, सड़े हुए खाने की बदबू। कुछ मक्खियां उस पर भिनभिना रही थीं, लेकिन कसम से मुझे उस वक्त न तो कोई बदबू आई और न ही कोई मक्खी दिखी। मुझे सिर्फ अपना खाना दिखा, मेरी जिंदगी दिखी। मैंने कूड़े के उस ढेर से वह खाना निकाला और वहीं उसी सड़क के किनारे उस कूड़ेदान के पास बैठकर खाने लगा, एक लावारिस भूखे कुत्ते की तरह। मैं एक इंसान हूं, मैं एक सम्मानित पिता हूं, मैं एक पति हूं, लेकिन उस दिन मैं इंसान नहीं रहा था। मैं सच में एक कुत्ता बन गया था। मेरे गले से वह झूठा निवाला नीचे नहीं उतर रहा था। मेरे आंसू उस चावल में गिर रहे थे और मैं अपने आंसुओं के साथ उस कूड़े को निगल रहा था। मैं सोच रहा था कि अगर मेरे बच्चों ने मुझे इस हालत में देख लिया, अगर मेरी पत्नी ने मुझे कूड़े से खाना खाते हुए देख लिया, तो उन पर क्या गुजरेगी? क्या वे यह बर्दाश्त कर पाएंगे? हम सभी लोग स्थानीय मस्जिदों के बाहर जाते हैं। जुमे की नमाज के बाद हम वहां खड़े हो जाते हैं और बाहर निकलने वाले लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं। हम कहते हैं कि अल्लाह के वास्ते हमें थोड़ा चावल दे दो, हम बहुत भूखे हैं। कुछ रहमदिल लोग हमें कुछ दे देते हैं, कुछ लोग हमें शक की निगाह से देखते हैं और कुछ लोग तो हमें गालियां देकर वहां से भगा देते हैं। सऊदी अरब में 18 साल तक अपना खून पसीना बहाने के बाद मैंने यह सिला पाया है। मैं एक भिखारी बन गया हूं, एक ऐसा भिखारी जिसके पास अपना रोना रोने के लिए भी कोई जगह नहीं है। लेकिन यह भूख सिर्फ मेरे शरीर को मार रही है, मेरी आत्मा को, मेरे वजूद को कुछ और मार रहा है। मेरी बेटी, मेरी सबसे छोटी और सबसे प्यारी बेटी, वह अपने कॉलेज के आखिरी साल में थी। उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अपने आखिरी सेमेस्टर की फीस जमा करनी थी। उसने मुझे भारत से फोन किया था। वह बहुत खुश लग रही थी। उसकी आवाज में एक उम्मीद थी। उसने कहा था कि पिताजी, बस यह आखिरी सेमेस्टर की बात है, इसके बाद मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी, फिर आपको वहां उस रेगिस्तान में इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हमेशा के लिए घर वापस आ जाना, हम सब मिलकर रहेंगे। मैं फोन पर उसकी बातें सुन रहा था और फूट फूट कर रो रहा था। मैं उसे कैसे बताता कि तुम्हारा पिता यहां कूड़ेदान से खाना खा रहा है? मैं उसे कैसे बताता कि तुम्हारे पिता के पास तुम्हें भेजने के लिए एक अकेला सिक्का भी नहीं है? मैंने उससे झूठ बोला, एक बहुत ही घिनौना झूठ। मैंने कहा कि बेटी, मेरी कंपनी में थोड़ा बड़ा काम चल रहा है, मुझे अगले हफ्ते बोनस मिलेगा, मैं तुम्हें सारे पैसे भेज दूंगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन मैं पैसे नहीं भेज पाया, मेरी बेटी की फीस जमा नहीं हुई। मुझे बाद में मेरी पत्नी ने रोते हुए बताया कि उसे कॉलेज से निकाल दिया गया है। उसकी सालों की मेहनत, उसके सारे सपने एक पल में बर्बाद हो गए, मेरी वजह से, मेरी गरीबी की वजह से। एक पिता होने के नाते यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे शर्मनाक हार थी। उस रात मैं अपने उस गंदे कमरे में फर्श पर लेटकर घंटों तक रोता रहा। मैंने गुस्से और बेबसी में अपने सिर के बाल नोचे। मैंने लोहे की दीवार पर अपना सिर जोर जोर से पटका। मैं चाहता था कि मेरा सिर फट जाए, मैं चाहता था कि मेरी सांस रुक जाए। मैं सच में उसी वक्त मर जाना चाहता था। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मैं यहां से भाग भी नहीं सकता। कफाला सिस्टम एक ऐसा लोहे का पिंजरा है जिसका दरवाजा अंदर से कभी नहीं खुलता। मैं मदद के लिए पुलिस के पास भी नहीं जा सकता।
मेरे स्पॉन्सर के वहां पुलिस में और सरकार में बड़े बड़े लोगों से संपर्क हैं। वह बहुत ताकतवर आदमी है। अगर मैं पुलिस के पास अपनी शिकायत लेकर गया तो वह उल्टा मुझ पर ही चोरी का इल्जाम लगा देगा। वह पुलिस से कह देगा कि मैंने उसकी कंपनी का महंगा सामान चुराया है और भागने की कोशिश कर रहा हूं, और फिर पुलिस मेरी एक नहीं सुनेगी और मुझे सालों के लिए किसी अंधेरी जेल में डाल दिया जाएगा। इस देश में किसी गरीब मजदूर की कोई आवाज नहीं होती, किसी मजदूर का कोई मानवाधिकार नहीं होता। मैं अपने घर, अपने भारत भी वापस नहीं जा सकता। मेरे पास हवाई जहाज के टिकट के लिए एक पैसा भी नहीं है, और अगर मान लीजिए कि कोई फरिश्ता आसमान से उतरकर मुझे टिकट दे भी दे, तो भी मैं इस देश के हवाई अड्डे से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि इस देश का कानून ऐसा है कि मुझे यहां से बाहर जाने के लिए एक एग्जिट वीजा चाहिए होता है, और वह एग्जिट वीजा सिर्फ और सिर्फ मेरा स्पॉन्सर ही मुझे दे सकता है, जो वह कभी भी नहीं देगा। उसने मेरा पासपोर्ट पहले ही जब्त कर रखा है। मैं यहां पूरी तरह से फंस गया हूं। चारों तरफ से ऊंची दीवारें हैं, कोई रास्ता नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। मुझे हर रात, हर पल बहुत डर लगता है। पुलिस का डर, यह डर कि कहीं मैं कल की सुबह देखने से पहले ही भूख से मर न जाऊं। और मेरा सबसे बड़ा डर, मेरा सबसे भयानक सपना यह है कि अगर मैं इस गंदे से कमरे में इस भूख और बीमारी से तड़प तड़प कर मर गया तो मेरा क्या होगा। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि क्या होगा। कोई भी मेरे परिवार को मेरी मौत की खबर नहीं करेगा। कोई भी मेरी लाश को सम्मान के साथ भारत नहीं भेजेगा। कंपनी के लोग बस आएंगे, मेरी लाश को एक काले प्लास्टिक के थैले में डालेंगे और जेद्दा के बाहर किसी सुनसान रेगिस्तान में जलती हुई रेत के नीचे एक गड्ढा खोदकर मुझे दबा देंगे। मेरी कोई कब्र नहीं होगी। मेरी कब्र पर मेरा कोई नाम नहीं लिखा होगा। मेरे परिवार को कभी पता ही नहीं चलेगा कि उनका पिता, उनका पति जिंदा है या मर गया। वे हमेशा दरवाजे पर आंखें बिछाए मेरा इंतजार करते रहेंगे और मैं उस रेत के नीचे गुमनाम पड़ा रहूंगा। यही मेरी सबसे बड़ी दहशत है। यही मेरा सबसे बड़ा डर है। अब मैं यहां हूं, इसी जीते जागते नर्क में। अब मेरी रोज की जिंदगी क्या है? मैं सुबह उठता हूं, मेरे शरीर में बिल्कुल भी कोई ताकत नहीं होती। मेरी हड्डियों में इतना दर्द होता है जैसे किसी ने मुझे लाठियों से पीटा हो। मैं उस पोर्टा केबिन से बाहर निकलता हूं। आसमान से सूरज की वही तेज और अंधी कर देने वाली रोशनी आंखों में चुभती है, वही झुलसाने वाली सूखी गर्मी जो चमड़ी को जलाती है। मैं और मेरे कुछ साथी सड़क पर धीरे धीरे चलते हैं। हम उस जगह की तलाश में जाते हैं जहां बड़े बड़े कूड़े के डिब्बे रखे होते हैं। हम वहां जाकर प्लास्टिक की खाली बोतलें ढूंढते हैं, गत्ते के पुराने टुकड़े ढूंढते हैं, एल्यूमिनियम के डिब्बे ढूंढते हैं। हम दिन भर इस कूड़े में हाथ डालते हैं ताकि शाम को कबाड़ी वाले को उन्हें बेचकर हमें कुछ सिक्के मिल सकें, और उन चंद सिक्कों से हम एक सूखी रोटी और थोड़ा सा प्याज खरीद सकें। जब मैं वह सूखी और कड़ी रोटी चबाता हूं तो मेरे कमजोर दांत बहुत दर्द करते हैं। मैं पानी पी पी कर उसे किसी तरह अपने गले से नीचे उतारता हूं। क्या यही एक इंसान की जिंदगी है? क्या 18 साल की ईमानदारी की यही कीमत है? मेरी बीवी मुझे फोन करती है। वह फोन पर बहुत रोती है। वह कहती है कि तुम कैसे हो? तुम्हारी आवाज इतनी कमजोर क्यों लग रही है? तुम हमें कोई पैसे मत भेजो, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तुम घर वापस आ जाओ। हम आधी रोटी खाकर गुजारा कर लेंगे, हम सिर्फ चटनी से रोटी खा लेंगे, लेकिन तुम वापस आ जाओ। मैं फोन पर जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करता हूं, अपनी कमजोर आवाज को सामान्य और मजबूत बनाने की कोशिश करता हूं। मैं उससे कहता हूं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, यहां सब बहुत अच्छा है। कंपनी वाले अगले महीने मुझे लंबी छुट्टी देने वाले हैं, तब मैं पक्का आऊंगा। लेकिन यह एक सफेद झूठ है, एक बहुत बड़ा और भयानक झूठ। मैं नहीं आ सकता। मैं इस पिंजरे में हमेशा के लिए बंद हो चुका हूं। मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं। 18 साल, एक पूरा का पूरा जीवन बीत गया। जब मैं घर से निकला था तो मेरा सबसे छोटा बेटा घुटनों के बल चलता था। आज वह एक जवान आदमी बन चुका है। मैं उसे अच्छी तरह नहीं जानता, वह भी मुझे नहीं जानता। जब हम वीडियो कॉल पर बात करते हैं तो हम दो अजनबियों की तरह एक दूसरे से बात करते हैं। वह मेरी तरफ स्क्रीन में देखता है और उसे एक बूढ़ा, थका हुआ, कमजोर और हारा हुआ आदमी दिखाई देता है।
उसे वह ताकतवर पिता नहीं दिखाई देता जो कभी उसे अपने कंधों पर बिठाकर पूरे गांव में घुमाता था। मैंने उनके भविष्य को संवारने के लिए अपना पूरा वर्तमान बेच दिया, लेकिन अब उनका भविष्य भी दांव पर लगा है, क्योंकि मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा है। क्या मुझे कोई गुनाह महसूस होता है? क्या मुझे पछतावा होता है? हाँ, हर दिन, हर पल, हर सांस के साथ। मुझे लगता है कि मैंने अपने ही परिवार के साथ धोखा किया है। मैंने उन्हें एक अच्छी जिंदगी के झूठे सपने दिखाए। मैंने खुद को भी धोखा दिया। लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि मैं क्या करूं? मैं और क्या कर सकता था? वहां मेरे गांव में मेरे लिए कोई काम नहीं था। खेत सूखे पड़े थे। अगर मैं वहां रहता तो भी हम सब भूखे ही मरते। यहां इस रेगिस्तान में आने में कम से कम एक उम्मीद तो थी। एक झूठी ही सही, लेकिन उम्मीद तो थी। लेकिन अब वह आखिरी उम्मीद भी पूरी तरह से मर चुकी है। अब मेरे पास सिर्फ इंतजार है, या तो किसी बहुत बड़े चमत्कार का इंतजार, या फिर अपनी मौत का इंतजार। और मुझे यकीन है कि इस रेगिस्तान में मौत चमत्कार से बहुत पहले आएगी। अब क्या मैं अपने फैसले पर पछताता हूं? मैं सच में नहीं जानता। कभी कभी मैं रात को उस पोर्टा केबिन के बाहर निकलता हूं और आसमान की तरफ देखता हूं, उसी गर्म रेगिस्तान के खाली आसमान की तरफ, और मैं सोचता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की। मुझे अपने उसी गांव की मिट्टी में ही रुकना चाहिए था। हम सूखी रोटी खा लेते, हम फटे पुराने कपड़े पहन लेते, लेकिन कम से कम मैं अपने बच्चों के पास तो रहता। कम से कम जब मैं बीमार होता तो मेरी पत्नी मेरे सिर पर अपना ठंडा हाथ तो रखती। कम से कम मैं आज एक भिखारी तो नहीं होता जो कूड़ेदान में अपना खाना ढूंढ रहा है। कभी सोचता हूं कि इसके अलावा मैं और क्या कर सकता था। मेरे पास सच में कोई और रास्ता नहीं था। गरीबी इंसान को पूरी तरह से अंधा कर देती है, और मैं भी उस गरीबी में अंधा हो गया था। भारत में लोग आज भी यही सोचते हैं कि विदेश में, खासकर गल्फ में, सब कुछ बहुत अच्छा है। जब कोई आदमी गल्फ से छुट्टी पर वापस अपने गांव जाता है तो वह बहुत अच्छे और नए कपड़े पहनता है, वह महंगा परफ्यूम लगाता है, वह अपने रिश्तेदारों को महंगे तोहफे देता है, वह अपनी असली हालत और अपनी बेबसी किसी को नहीं बताता। वह अपने सारे दर्द, अपनी सारी तकलीफों को और अपने उस गंदे पोर्टा केबिन को यहीं इसी रेगिस्तान में छोड़कर जाता है। इसलिए वहां भारत में लोगों को लगता है कि यहां पैसा बहुत है, यहां खुशी बहुत है। लेकिन मैं आपको अपने 18 साल के अनुभव से सच बता रहा हूं, यह सब एक बहुत बड़ा झूठ है। यह एक बहुत बड़ा और खतरनाक धोखा है। यहां कोई पैसा नहीं है, यहां दर्द ज्यादा है। यहां कोई खुशी नहीं है, यहां आंसू ज्यादा हैं। यहां आकर इंसान कोई इंसान नहीं रहता, वह बस एक मशीन बन जाता है। और जब वह मशीन पुरानी हो जाती है, घिस जाती है, टूट जाती है, तो उसे बिना सोचे समझे कबाड़ में फेंक दिया जाता है। बिल्कुल मेरी तरह। जो लोग यहां गल्फ में हैं, जो इस सिस्टम को जानते हैं, वे मेरी बात को गहराई से समझते हैं। हम सब एक जैसे ही हैं। हम अलग अलग शहरों से आए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं, लेकिन हमारा दर्द बिल्कुल एक जैसा है। हमारी कहानी एक है। हम सब बहुत अकेले हैं। हम अंदर से पूरी तरह से टूट चुके हैं। लेकिन जब हम अपने घर फोन पर बात करते हैं तो हम सब अपनी आंखों के आंसू पोंछकर मुस्कुराते हैं। यह हमारी सबसे बड़ी त्रासदी है। अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, अगर आप भारत के किसी गांव या शहर में बैठकर यह वीडियो देख रहे हैं, और अगर आप भी कभी अपना घर, अपना परिवार छोड़कर इस रेगिस्तान में आने का सपना देख रहे हैं, तो मेरे भाई, एक बार फिर सोच लेना। अपना बैग पैक करने से पहले अपने बच्चों का मासूम चेहरा देख लेना। अपने देश में कुछ कम खा लेना, लेकिन अपना देश छोड़कर यहां कभी मत आना। अपना सम्मान चंद डॉलर्स के लिए कभी मत बेचना, क्योंकि जब एक बार आप इस कफाला सिस्टम के जाल में फंस जाते हैं तो आप अपनी आजादी और अपनी इंसानियत हमेशा के लिए खो देते हैं। आप एक जिंदा लाश बन जाते हैं। कमेंट में लिखो, तुम क्या सोचते हो मेरी इस कहानी के बारे में? क्या तुमने भी अपने आसपास ऐसा दर्द देखा है? क्या तुम्हारा कोई अपना भी इसी तरह किसी देश में फंसा हुआ है? इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यहां मेरी तरह और भी बहुत सी कहानियां आएंगी। ऐसे ही अनकहे और कड़वे सच सामने आएंगे जिन्हें दुनिया से छुपाया जाता है। मेरी इस आवाज को उन लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें सच में इसकी जरूरत है। फिर मिलेंगे शायद, अगर मैं कल सुबह तक जिंदा रहा तो।